वेलकम टू मैक। तो आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज मोशन। एक सेंस में देखा जाए तो जब हमने मोशन को पढ़ना शुरू किया तब हमने रियल फिजिक्स को पढ़ना शुरू किया। इसके पहले जो फिजिक्स थी वो काफी फिलोसफिकल थी। मतलब अरिस्टोटल को आप सभी लोग जानते होंगे। अरिस्टोटल काफी अच्छे एक ग्रीक फिलोसफर थे। उन्होंने मोशन के लिए कुछ बातें कही और लोगों को इतनी आगे तक की समझ नहीं थी। उस टाइम के लिए ये एज्यूम करना काफी सही भी था। उन्होंने कहा एवरीथिंग वांट्स टू बी एट रेस्ट। हर चीज के बारे में लगभग उनकी जो जीवन की जो नॉलेज उनके पास थी, जो उन्हें अपने एक्सपीरियंस से देखा था, वो चीजों को वो लोगों को फिलोसफी एज ए फिलोसफी थी, नॉट फिजिक्स। फिर जब गैलीलियो का टाइम आया तो उन्होंने बताया कि ऐसे हम किसी भी चीज को नहीं मान सकते जब तक हम किसी भी चीज को एक्सपेरिमेंट करके चेक करके देख नहीं लेते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे ही काम करती है, तब तक किसी भी चीज को नहीं माना जा सकता। तो गैलीलियो बहुत ही ज्यादा स्केप्टिक माइंड के थे। स्केप्टिक का मतलब होता है वो बंदा जो इजिली किसी भी चीजों को बिलीव ना करे। तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो हमें भी साइंस पढ़ते वक्त थोड़ा सा स्केप्टिक माइंड का होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं तो हमें उस पर बिना किसी एक्सपेरिमेंट के, बिना किसी प्रूफ के ऐसे बिलीव नहीं करना चाहिए। तो हम अपने चैप्टर मोशन की शुरुआत करते हैं। तो मोशन, अगर हमारी जो समझ है मोशन को लेके कि अगर मैं किसी चीज को देखने के लिए लगातार अपने हेड को टर्न कर रहा हूं तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट अगर सामने से आ रहा हो या सामने से पीछे जा रहा हो, उस टाइम हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि वहां पे तो हमें हेड टर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उस टाइम पे हम नोटिस करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सामने से आ रहा हो तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा हो तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत ही तेजी से घट रही है। तो हमारा ब्रेन ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी जल्दी वेरी नहीं कर सकती, और यहां से हमें ये सेंस मिलता है कि ये चीज मोशन में है। बट अगर ये एक्सपेरिमेंट करते टाइम हमें कोई भी एस्ट्रोनॉट बाहर से देख रहा हो, अर्थ के बाहर से, तो वो देखेगा कि अर्थ जो है वो भी 1600 टू 1700 किलोमीटर पर आवर से रोटेट कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है अराउंड द सन। तो उसके लिए तो ये पेन भी मोशन में है और हम जो खुद को रेस्ट पे मान के बैठे हैं वो भी मोशन में है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अर्थ जो है रोटेट कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है अराउंड द सन। तो क्या सन रेस्ट पे है? नहीं। अगर हमने अपने सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो हमें पता है कि सन और पूरा सोलर सिस्टम इस पूरे गैलेक्सी के अराउंड गोल गोल घूम रहा है। तो क्या गैलेक्सी रेस्ट पे है? नहीं। अगर हम देखें तो गैलेक्सी जो है, गैलेक्सीज, हमारे पास कई सारी गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज जो है ये भी इस यूनिवर्स में बहुत तेजी से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और अगर देखा जाए तो वो लाइट की स्पीड से भी तेज जा रहे हैं। तो कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि सर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो वो लाइट की स्पीड भी टच नहीं कर सकता, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हो? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पूरी की पूरी, मैं गैलेक्सी की बात कर रहा हूं कि गैलेक्सी, दो गैलेक्सी आपस में बहुत दूर जा रहे हैं और वो भी लाइट की स्पीड से। तो इस बात को हम लोग जब अपने वर्कशॉप में बैठेंगे तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अभी के लिए अपने टॉपिक पे आते हैं, मोशन। तो अगर तीन लड़के हैं, सोनू, पुष्कर और शिवम। सोनू और पुष्कर को अगर शिवम ड्रॉप करने आया है और दोनों को रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिए, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही ट्रेन चलेगी, सोनू और पुष्कर एक साथ बैठे हैं, तो सोनू के लिए पुष्कर रेस्ट में है, पुष्कर के लिए सोनू रेस्ट में है। पर जो शिवम बाहर खड़ा है तो शिवम के लिए ये दोनों मोशन में है क्योंकि ट्रेन अब मोशन में है, और सोनू और पुष्कर के लिए शिवम मोशन में है क्योंकि ट्रेन मोशन में है। तो उन्हें ऐसा अपीयर होगा कि शिवम पीछे जा रहा है। तो इस केस में हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, हम ये डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड सीन, अगर हम ये भी चेक करें कि सोनू और पुष्कर अगर ट्रेन में बैठे हैं और बगल वाली ट्रेन जस्ट बगल में खड़ी है, तो आपने कई बार ये नोटिस किया होगा, अगर कोई भी एक ट्रेन चल दी तो एक्चुअली क्योंकि हमें सराउंडिंग नहीं दिखता तो हम काफी कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी ट्रेन मोशन में है या जो बगल में ट्रेन खड़ी थी वो मोशन में है। फिर हमें अर्थ को देखना पड़ता है, ग्राउंड को देखना पड़ता है कि ग्राउंड, वहां से हमें ये अंदाजा लगता है कि मोशन में हम हैं या हमारी बगल वाली ट्रेन है। तो यहां से हम ये समझते हैं कि मोशन हैज नो मीनिंग
विदाउट अ पॉइंट ऑफ व्यू, जब तक हम किसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेफरेंस पॉइंट नहीं लेते हैं तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी चीज मोशन में है और कौन सी चीज रेस्ट में है। और क्योंकि हमारे बहुत सारे एस्ट्रोनॉट फ्रेंड्स नहीं है, हम जो भी काम करते हैं इस अर्थ पे करते हैं, हम जो भी स्टडी करते हैं इस अर्थ पे करते हैं, इसीलिए हम अर्थ को ही रेस्ट पे मान के चलते हैं। और जो भी चीज रेस्ट पे है कि मोशन में है ये बताना होता है, वो हम अर्थ के रेस्पेक्ट में ही स्टडी करेंगे और अर्थ के रेस्पेक्ट में ही हम देखेंगे कि कौन सी चीज मोशन में है और कौन सी चीज रेस्ट में है। मतलब अगर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया हो तो हम अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेंगे। हम ये मान लेंगे कि अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है और कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो यहाँ पे हमें दो टर्म पढ़ने को मिला, एक रेस्ट और दूसरा मोशन। तो रेस्ट के लिए हम ये लिखेंगे कि पोजीशन डज नॉट चेंजेस विथ टाइम, और यहाँ मोशन के लिए ये लिखेंगे पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। Now we have completed our first step of understanding, that is motion. Now the second step is how much motion. मतलब ये तो समझ में आ गया कि कौन सी चीज मोशन में है, क्या मोशन है, लेकिन अब सेकेंड स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारी ये होगी कि हाउ मच मोशन, कितना। हमने मोशन तो किया लेकिन कितना। तो यहां से हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया लेंथ को। लेंथ इज ए क्वांटिटी टू मेजर व्हाट वी कॉल मोशन। तो अगर हम लेंथ को नापने के लिए अपनी सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि आपसे कोई पूछे बिना किसी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट को दिए हुए, बिना किसी ऐसे चीज को दिए हुए, ऑब्जेक्ट को दिए हुए जिससे आप कोई यूनिट बता सकें, तो हम सब बाय डिफॉल्ट अपने फुट का यूज करते हैं कि अगर हमें किसी चीज का लेंथ नापना है तो हम यहाँ से यहाँ पे चल के आते हैं और ये बताते हैं कि ये कितना फुट था। लेकिन फुट साइजेस सबके अलग अलग होते हैं, तो हम ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि अगर ये छोटे बच्चे का फुट था तो अलग साइज आएगा, एक यंग आदमी का और फुट साइज देखा जाए तो वो अलग होगा। तो ये प्रॉब्लम हुई जब सबसे पहले फुट साइजेस को नापा जाने लगा। लेकिन फिर हमने उससे एक नॉर्मल फुट लिया, और जो आप फुट देखते हैं इस टाइम के, वो एक्चुअली एक किसी यंग मैन का जो कि आइडियल एक फुट साइज था उसको नापा गया और उसी को पकड़ के फिक्स कर दिया गया कि आज से एक फुट का मतलब इतना ही होगा। फिर आप सोचेंगे कि एक फुट में 12 इंच क्यों? क्योंकि हमने बचपन में अक्सर सोचा था 10 इंच करके क्लियर कर देते। ये क्या मतलब है कि अगर 6 इंच होगा तो 0.5 बोलना पड़ेगा हमें कि 0.5 फुट है। तो उसके लिए हमें बड़ा कंफ्यूजन होता था कि बचपन में कि ये क्या, एक फुट में 12 इंच क्यों, 10 कर दिया होता। उसका लॉजिक ये था कि इंच मतलब ये ग्रीक वर्ड था उंचियां, मतलब आपकी जो उंगलियां थी। तो एक फुट साइज जो वहां पे था, तो उस बंदे का जब वहां पे उंगलियों को रखा गया तो वो 12 उंगलियां आ रहा था। तो यहां से हमने एक टर्म, एक वहां पे उन लोगों ने एक टर्म डिसाइड किया कि एक फुट में 12 इंच होंगे। उन्होंने उंचिया कहा, पर टाइम के साथ ये चीजें इंच में कन्वर्ट हो गई। तो एक फुट और एक फुट में 12 इंच।